नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे मालदा में और उन्होंने पश्चिम बंगाल से असम को जोड़ने वाली पहली स्लीपर गाड़ी को जारी किया, उसको हरी झंडी दिखाई। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इस अवसर पर कुछ ऐसी बातें की, कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ये कहा जा सकता है कि आधार बनेंगे ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। और खास तौर से चूंकि मुंबई समेत 29 नगर निगमों के चुनाव नतीजे आने के अगले ही दिन वो पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, तो उनके इस दौरे का, मालदा की सभा का और उनकी कही हुई बातों का एक मतलब है। धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री ने जो मुद्दे उठाए हैं, जिनमें घुसपैठ का तो खैर है ही, इसके अलावा कई मुद्दे उन्होंने बच्चियों के, लड़कियों के, महिलाओं के सुरक्षा का सवाल भी खड़ा किया है। कुशासन की बात उन्होंने कही है और उन्होंने एक महिला पत्रकार के साथ जो बदसलूकी हुई, महिलाओं के साथ जो वहां पर हो रहा है, उसका जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि अब पश्चिम बंगाल को छोड़ करके लगभग हर दिशा में, बंगाल के इधर-उधर की हर दिशा में सुशासन वाली सरकारें हैं और ये एक पत्थर दिल सरकार है जो कानून का भी सम्मान नहीं करती है और आयुष्मान जैसी योजनाएं और केंद्र की कई योजनाओं की अनदेखी करती है और इसका सीधा असर जो है वो आम पब्लिक पर पड़ रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो प्रधानमंत्री के संबोधन को कुल आप कैसे देखते हैं? सर नमस्कार। आज तमाम लोग जो हैं इंतजार कर रहे थे कि कब वो पहुंचे, कब वो बोलेंगे और वो क्या कहेंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने फोन से संबोधन किया था। फोन से संबोधन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि अपने मैसेज नहीं दे पाती, इसीलिए लोग सीधा मिलना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाइन साफ की। एक तो जिस तरह चलो पलटाई का एक नारा था त्रिपुरा में, जब हम लोग वहां पहुंचे थे तो वो नारा ऐसा हवा में गूंज रहा था उस वक्त, और जब तक कि वहां बीजेपी का कोई विधायक उससे पहले नहीं था, मतलब कोई ताकत नहीं थी बीजेपी त्रिपुरा में, लेकिन वो नारा ऐसा लोगों के घर में बैठा कि वो अगले साल उन्होंने पलट ही दी। चलो पलटाई चुनाव में पूरा पलट गया। इस बार पलटो वो परिवर्तन होवो का जो नारा दे रहे थे, वो मुझे लगता है कि वो नारों से ये मैसेज दे रहे थे कि भाई आप लोग जो है, इस समय सही समय है और इसी समय वो मौका है जब आपको पलटना है। दरअसल वो सीधे तौर पर उन्होंने कहा, बाकी सब चीजों के बाद उन्होंने कहा कि ये एक पत्थर दिल सरकार है, ये एक निर्मम सरकार है, ये एक निर्दयी सरकार है, क्योंकि केंद्र की योजनाएं यहाँ आती हैं, केंद्र से जो पैसा आता है उसको वो रास्ते में लूट लेते हैं। ये सीधा वो ये बताना चाह रहे थे कि केंद्र की योजनाओं का पता ही नहीं चल रहा, आम आदमी तक उनका रिश्ता नहीं। जिस सरकार को ये मान के बैठे हैं कि दीदी लक्ष्मी दीदी, सुकन्या या जो दूसरी योजनाएं उन्होंने स्थार पर चलाई हुई हैं, वो जो दे रही हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो पैसा उनका है। वो बाकी पैसा भी रोक लेती हैं केंद्र की तरफ से। बंगाल में ऐसे मतलब पूरे देश के गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या अलग अलग वर्गों के विकास की जो स्पेसिफिक योजनाएं हैं, उन सबको ये आने नहीं देते। दूसरा उन्होंने कहा कि साहब घुसपैठियों वाले मुद्दे को उन्होंने सीधे तौर पर दंगों से जोड़ा, महिलाओं की सुरक्षा से जोड़ा, काम से जोड़ा, रोजगार से जोड़ा। जो बंगाल के बेसिक इशू हैं उन पर उन्होंने बात की और जम के बात की। मुझे लगता है कि वो पूरे तैयारी के साथ वहां गए थे। उनको मालूम है कि आज से पूरे बंगाल में माफ कीजिएगा, चुनाव की तरफ की दिशा क्लियर हो जाएगी। और इसीलिए उन्होंने जो महिला के लिए कहा, उसको महिला वाले इशू को बार बार कह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि महिलाओं का मामला वहां वोटिंग का पिछली बार लास्ट में आखिर में जाके ममता बनर्जी को अगर जो जीत मिली थी, उनको बम्पर वोट पड़ा था महिलाओं का।
तो पिछली बार बीजेपी को भी बहुत जबरदस्त मिला। बीजेपी तो 3-4% से सीधा 38-40% तक पहुंच गई थी। तो उनको वो मेटीरियोक्राइज था, उसको ये कहना चाहिए। वो एकदम धूम के इस तरह ऊपर से उभर के आए और उन्होंने किया। लेकिन वो जो जीत के लिए उम्मीद हो जाती है, दर्शकों उनकी बढ़ जाती है, कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वो चाहते हैं कि हर जगह चमत्कार हो। पिछली बार वो चमत्कार था, लेकिन उस लेवल पर नहीं पहुंचा, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने आप को इंसुलेट किया हुआ था। लेकिन इस बार मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी पार्टी को जो लाइन दी, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों को सजा मिलेगी। टीएमसी के लोगों को, क्योंकि देखिए पूरे बंगाल में अगर कोई चीज परेशान कर रही है बीजेपी के समर्थकों को, बीजेपी के जो बंगाल से बाहर के लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, या वो चाहते हैं कि एक सरकार वहां बंगाल में भी ये जो डेमोग्राफी का चेंजेस है इस पर बात हो, चेंज हो, तो उन लोगों को सिर्फ यही लग रहा है कि जो डर उन लोगों के अंदर है, खौफ है जो इनके अंदर, अपना जिस तरह से बीजेपी के वोटर्स के खिलाफ जो 2021 में हुआ था, तो उस डर से कैसे मुक्त होंगे। तो वो उन्होंने उसको एड्रेस किया, उसको एड्रेस करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने जो सबसे बड़ा इशू उठाया वो डेमोग्राफी पर, क्योंकि पीएम अब खुल के बोल रहे हैं। देखिए कोई देश का पीएम इस तरह से नहीं बोलता है, वो अब खुल के बोलते हैं। वो सीधा कह रहे हैं कि भाई देखिए अब तो भाषा और बोली भी बदलने लगी उन इलाकों में, वो लोग अलग हो चुके हैं और ये बात खतरनाक बात है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना एक इशू जो पार्टी का इस पूरे इलेक्शन कैंपेन का जो वो रहना है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कैंपेन बुनी जाएगी, वो उन्होंने आज क्लियर किया है। तो एक बेहतर भाषण बीजेपी के लिहाज से उसको कहना चाहिए। जी सर। कई बातें इन्होंने कही, जैसे इन्होंने कहा कि उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। त्रिपुरा में कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी पर वहां की जनता का भरोसा टिका हुआ है। असम ने बीते चुनाव में बीजेपी को दूसरी बार समर्थन दिया, दूसरी बार सरकार बनवाई। उन्होंने बिहार का भी जिक्र किया कि वहां फिर से एनडीए की सरकार बनी है क्योंकि जनता का भरोसा उसके ऊपर है। और फिर वो महाराष्ट्र पर आए। स्थानीय निकायों के चुनाव जो अभी कुछ ही दिन पहले हुए थे, उसमें भी बम्पर जीत मिली। उससे पहले विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली। और अब 29 नगर निगमों में से 25 में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग बीएमसी, जिसका बजट ही देश के 7-8 राज्यों से ज्यादा है, करीब 75,000 करोड़ के आसपास का है। तो मुंबई में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन रहा, उसका जिक्र किया उन्होंने तिरुवनंतपुरम का भी जिक्र किया। ये इतने सारे जो चर्चाएं उन्होंने की हैं और लोगों की जानकारी में लाया है। हालांकि लोग जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा ये दोहराना, बताना कि कहां कहां किस तरीके से बीजेपी को लोग समर्थन दे रहे हैं, उस पर भरोसा जता रहे हैं, एक तरीके से एक रिवाइज उनकी तरफ से। और ये भी कि जो थोड़े बहुत असमंजस में होंगे पश्चिम बंगाल में, वो भी थोड़ा सा क्लियरिटी ले लें, और जो आखिरी समय पर एक हिचक होती है या वहां के गुंडों का जो एक प्रेशर होता है उसमें ना आए। इसलिए उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों का भी इलाज करेंगे और सुशासन भी देंगे। देखिए अब चूंकि चुनाव तो अब एक तरह से अनाउंस ही है, क्योंकि अगर एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होती तो अब तक वो शुरू कर देंगे। फरवरी में मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल के चुनाव के लिए फरवरी में हो जाएंगे, या तो अनाउंस हो जाएंगे जैसे वो या चूंकि अभी एसआईआर की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी तो चुनाव होंगे। लेकिन अब एक तरह से बंगाल चुनावी मोड में ही है। बार बार उनकी समस्या यही है, बीजेपी की इस बार समस्या यही है कि जो पिछली बार दोहराया गया, जिस तरह का उनको सेटबैक लगा खासतौर से लोकसभा चुनाव में सीट के हिसाब से, तो उसने भी बहुत सारी अफवाहें पर क्रिएट की। दूसरा डर है ही, फिर ममता बनर्जी की आक्रामक पॉलिसी शुरू हो चुकी। आपने देखा होगा कि वो ईडी की टीमों पर भी अगर हमले हो सकते हैं, उनसे मुख्यमंत्री खुद जाके वो छीन ले। जो भाई वो मुख्यमंत्री कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके पास कोई सेना है या उसके वो ऐसे कबीले की मालकिन है कि वो आके हमला कर दिया इसलिए मुख्यमंत्री बनाया। वो लोकमत जनतंत्र की खूबसूरती से बनी हुई एक मुख्यमंत्री है जो चप्पल में आती थी और जो आई और सीधा उसको मुख्यमंत्री बना दिया उन लोगों ने उस दौर के बीच में भी, जबकि उनके पास इतनी बड़ी जो है मशीनरी हो गई थी लेफ्ट के पास, जो उनकी गुंडागर्दी की मशीनरी भी थी। इसके बावजूद ये लोकतंत्र का तरीका था। लोकतंत्र का तरीका मतलब संविधान की अलग अलग संस्थाएं अपने काम को सही से अंजाम दे रही थी। ये मुख्यमंत्री उसी पर हमला करती है, उसी संविधान पर हमला करती है।
जिसने इसको यहाँ बिठाया, क्योंकि इसके पास कोई तमंचा थोड़ी, अभी 355 लग जाएगा, 356 लग जाएगा, पैदल हो जाएंगे तो क्या करेंगे। सवाल ये नहीं है कि वो लगेगा या नहीं, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो ममता बनर्जी जो अपने लोगों को इस लेवल पर ले आई है, अपने समर्थकों के अंदर का ये विश्वास उन्होंने भर दिया है कि ये कानून से, ये सरकार से, ये देश से बड़ी है, इसको इतना बड़ा वो है। तो उसका सामना करने के लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी को, चूंकि वही लीड करते हैं, लोग उनकी बात पर यकीन करते हैं। इसमें वो उनको स्थानीय लीडरशिप से इतना यकीन नहीं होगा। हालांकि अभी तक लोगों के जख्म गहरे हैं। हम लोग जो भी आप भी और हम भी जब ये वीडियो करते हैं तो वो लोग तमाम मौजूद हैं जिन्होंने 2021 में भी हम लोगों को देखा था। वो लिखते भी हैं, आपने देखा होगा, वो लिखते हैं और 2021 को बार बार लिखते हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि उन तमाम लोगों को भी ये देखना है कि वो क्या वोट देने ना देने का जोखिम उठा सकते हैं क्या। जो सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री तो तैयार कर ही रहे हैं, ये एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री आगे बढ़ के, और जिस पर अभी भी यकीन है, इसीलिए आज उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है, क्योंकि लोगों को बार बार वो गारंटी चाहिए, क्योंकि बंगाल में उनको ऐसा लगता है कि उनको छला गया। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं, दूसरे नजरिए से देखता हूं कि आपको ये लगता होगा कि बंगाल में आपको छला गया है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि क्या एक बार और आप ममता बनर्जी के इस जो पूरी तरह से इस्लामिक जिहादियों के कंट्रोल में सरकार है, जो पूरे देश की डेमोग्राफी बदल रही है बॉर्डर्स पर, जिसने बहुत सारे जिलों में हिंदुओं का रहना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है, जहां लॉ एंड ऑर्डर दो एक परिवार का फिefडम होके चला गया, क्या वो उसको सह सकते हैं, या उनके पास इतनी शक्ति है, क्या उनके अंदर इतना है कि वो वोट बैंक पे ना, वो वोट ना देने का जोखिम उठा सकें। तो जो मुझे लगता है कि नहीं है। तो इसीलिए अगर आप भीड़ भी देखेंगे, भीड़ भी ठीक थी, और जिस तरह से अगर आप देखेंगे, भीड़ भी पूरी तरह से उत्साहित भीड़ थी। अगर आपने गौर किया होगा, वो भीड़ कोई ऐसी नहीं थी कि जिसको ये लग रहा होगा कि वो डर के आ गई, या भीड़ कहीं अपने आप को कमजोर मान रही है। आप देख रहे होंगे कि वो पूरी ताकत के साथ जो है लगे हुए थे। उनको लग रहा कि हाँ, पीएम उनके हैं और पीएम जो है उनके साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये बार बार उनको कहना पड़ेगा। पीएम और अमित शाह की बात का मुझे लगता है अभी भी फर्क पड़ेगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जैसे, बहुत सारे लोग में हम लोगों को बंगाल के लोग देखते हैं, उन लोगों का भी यही कहना है कि भाई योगी आदित्यनाथ का फर्क पड़ेगा, क्योंकि बात मनोबल की हो गई। वोट तो देंगे, क्योंकि वोट तो लोकसभा में भी दिया उन्होंने। भाई बीजेपी का वोट कम तो हुआ नहीं, 0.7% बढ़ा, तो वैसे ही पूरा विधानसभा चुनाव में डिवीजन हो चुका था, बाइनरी में चुनाव हो रहा था। तो ऐसे में वही लोग होंगे जो उन्होंने दिया होगा। या 0.7% कहां से आ गए, कोई नया वोट तो है नहीं, वो उन्हीं में से टूट के आया हुआ। किस पे से? कांग्रेस पे से, तृणमूल से, या फिर लेफ्ट से। तो इसका मतलब है कि लोग ये मान रहे हैं कि इनकी मुक्ति जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी बस उनको बार बार एश्योरेंस दे रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं, इस बार हम कोई वो कमी नहीं छोड़ेंगे, और मुझे लगता है ज्यादा तैयार होंगे, क्योंकि पिछली बार शायद उन लोगों ने उस भीड़ पे मैं नहीं मानता कि वो इतने जल्दी उत्साहित होते हैं, क्योंकि उनका कैरियर इस तरह का दिखता है कि वो किसी हवाई चीज से खुश नहीं होते हैं कि भाई ये हवा में है, वो पहचानते हैं इस बात को। लेकिन फिर भी जिस तरह का जनमानस था, जिस तरह की बंगाल की चुनौती थी, उसमें कोई आदमी उत्साहित होकर गलती कर सकता है, पार्टी कर सकती है, सिस्टम कर सकता है। पिछली बार की जो गलती थी उसको इस बार दोहराने के मूड में बीजेपी अभी तो नहीं दिख रही है। और ये बात अपना प्रधानमंत्री मोदी अपने समर्थकों तक बता देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, कई बार क्या होता है कि इंतजार करते करते सुर इतने ढीले पड़ जाते हैं कि उनसे आवाज भी नहीं आती। तो प्रधानमंत्री उसको मध्यम पे रखना चाहते हैं, ना तो इतना कसना चाहते हैं कि वो टूट जाएं, और ना ही वो इतना ढीला कर देना चाहते हैं कि उनसे सुर ही ना निकले। तो ये बड़ी एक स्ट्रेटजी मुझे लगता है उनकी है कि आप सम पर रखो, जिससे म्यूजिक आवाज भी आती रहे और तार भी ना टूटे। जी, ये सरकारी कार्यक्रम था, और जाहिर है मुख्यमंत्री को भी बुलावा तो गया होगा, क्योंकि एक ट्रेन रवाना होनी थी बंगाल से असम के लिए, और संयोग से दोनों ही राज्यों में चुनाव है, बंगाल में भी और असम में भी। और प्रधानमंत्री का टूर भी ये 2 दिन का जो है, ये बंगाल और असम का साथ साथ ही लगा हुआ है। पर मुख्यमंत्री ने अवॉइड किया इस समारोह में आने से। राज्यपाल तो विराजमान थे वहां पर।
दरअसल ये ममता बनर्जी कई दिन से कई ऐसे मौकों पे कर चुकी हैं। ममता बनर्जी ऐसा कई मौके पे दे चुकी, वो डायस शेयर नहीं करती हैं, वो जब इससे पहले कोलकाता में एक प्रोग्राम था उसमें नहीं गई, उन्होंने किसी और को भेजा। तो ममता बनर्जी दरअसल अपनी छवि को ये बताना चाहती, मैंने आपको बताया कि उनकी लड़ाई है ये। वो अपने आप को कानून से, प्रधानमंत्री से और उससे उनके समर्थक भी उनको ऐसा ही देखना चाहते हैं। वो दरअसल उनको ऐसा देख चुके कि प्रधानमंत्री इसके सामने कुछ नहीं है। भले ही उनकी एक जैसे ही वो असम बाहर पार करती हैं, उनकी कोई एक वोट ना हो, एक सीट ना हो, कोई उनको पूछने गाने वाला ना हो, लेकिन जो लोग वहाँ हैं, बंगाल में उनके वोटर हैं, उनको यही लगता है कि जो देश के बाकी राज्य हैं, वहाँ भी ममता बनर्जी की मर्जी से चलता है। और मोदी जो इतने बड़े ताकतवर हैं, अपने आप को ट्रंप से मुकाबला और तमाम चीज़ों से मुकाबला, वो हमारी मुख्यमंत्री का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया है जिसको वो पॉलिटिकली इमोशनली अपने जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, उनके ब्रेन में हमेशा इम्प्लांट करती रहती हैं। तो इसीलिए वो इस तरह के प्रोग्रामों को कि में जाना, कोई इस तरह तो थे नहीं कि भाई सरकार के खिलाफ कोई ऐसा स्ट्रिक्चर पास हो जाए। बट ये हमेशा माना गया था, ये कभी देखिए इसमें कोई नियम भी नहीं होगा। प्रोटोकॉल होता है कि साहब वहाँ आएँगे और जो प्रोटोकॉल होता है उसका वायलेशन तो कोई इस तरह का है नहीं कि वो नहीं गए तो। लेकिन मुझे लगता है जब ये संविधान बन रहा होगा तो देश के किसी भी संविधान निर्माता सभा में ये बात सोची नहीं गई होगी कि कोई मुख्यमंत्री इतनी दूरता के साथ किसी नेशनल जो पीएम है उनके अलग प्रोग्राम को मतलब उनको उससे इस तरह से अवॉइड हो। आपने देखा होगा स्टालिन भी ये कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं है, ये नई चीजें हैं जो बन रही हैं और मुझे लगता है ये इसी का फायदा उठाया जा रहा है जो हम लोग कह भी रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जिस तरह से संविधान के अंदर जो डिस्क्रिशन की जो सुरंगें छोड़ी गई थी उनके अंदर से घुस के ये तमाम लोग लोकतंत्र के विरोध में काम करते हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको मालूम है कि कोई एक जाति, चाहे कोई एक भाषा या कोई एक रीजन के नाम पर उनको सत्ता मिल रही है। उनके करप्शन पर कोई ध्यान नहीं देता, उनके कुशासन पर कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ इसलिए वोट देता है क्योंकि वो फला-फला काम कर रही है। और इस्लामिक आइडिया तो आपको मालूम है जो वोटिंग का पैटर्न है, उसमें तो जो बीजेपी को हराएगा उसको वो वोट देंगे। तो अभी हालाँकि इसके बाद बदलेगा इस सीन, इस चुनाव के बाद महाराष्ट्र के, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है कि वो अपने वोटर को और खास तौर से मुसलमानों को ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगर कोई है, तो मैं हूँ। आपको लगता है कि अभी भी पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है वो आसान नहीं है? बीजेपी का ठीक है, माहौल है, एक के बाद एक चुनाव जीत रही है, तिरुवनंतपुरम में भी उनका अपना मेयर बन गया, मुंबई में जहाँ कभी नहीं बना, वहाँ उनका मेयर बनने जा रहा है, बिहार भी जीता ही है, दिल्ली जीती है, महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री भी लगातार तर्कों से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वी भारत जो है, पूर्वी भारत के राज्य ये कमज़ोर पड़ते हैं वरना हम 2047 में जो हमने विकसित भारत का सपना देखा है, वो पहले अचीव कर लिया होता और बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सरकारें काम कर रही हैं, बस बंगाल बचा है। तो ममता बनर्जी एक अलग तरीके से चुनाव लड़ती हैं जिस तरीके से एक ज़माने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातियों की बात करते थे गुजरात में और कांग्रेस को बैक फुट पर धकेल देते थे, उसी तरीके से ममता भी कोई ना कोई ऐसा दांव ढूँढ लेती है आखिरी समय पर कि उसको बंगालियों वर्सेस केंद्र सरकार या मोदी बना देती है चुनाव को। दरअसल आज जो है मैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देख रहा था, पढ़ रहा था उन लोगों को, तो एक शायद नीरजा चौधरी या किसी ने किया है। उन्होंने लिखा है कि सब नेशनलिज्म से मुकाबला करा जा सकता है बीजेपी के नेशनलिज्म आइडिया को। ये एक आग से खेलने वाली बात है जब आप अपने किसी रेस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स को जो है स्टेट्स हैं उनके लिए एक आग जलाती हैं। आप उनके लिए घृणा पैदा करते हैं। तो ये उसी का एक एक्सटेंशन है, ये कई जगह हो रहा है। आपने देखा होगा मुंबई मराठियों के लिए, बैंगलोर कर्नाटक कन्नडिगा के लिए है, तमिलियन तमिल के लिए है, तो फिर ये देश किसके लिए है? ये सवाल है ना, तो ये वो बहुत दिनों से कर रही हैं और चूंकि वहां ये कामयाबी उनको इसलिए भी मिल पा रही है क्योंकि बंगाल में 34 साल तक एक लेफ्ट का शासन रहा जिसके लिए हिंदुस्तान को 17 टुकड़ों में बांटना उसका प्राइम उद्देश्य रहा, जिसके लिए सनातन को समाप्त करना उसकी जिंदगी का सपना रहा है। हर एक कामरेड इसी सपने के साथ मर गया है
आखिर में या तो दफन हो गया या जल गया, वो इसी उम्मीद में जल गया या दफन हो गया कि शायद किसी दिन ये इस देश में सनातन को वो खत्म कर पाएंगी, उनकी आने वाली पीढ़ी। हालांकि उनको पता नहीं कि यहाँ सनातन तो नहीं हुआ, लेकिन लेफ्ट दफन हो रहा है। तो उसने क्या किया कि पिछले 34 सालों से, और अब तो 15 साल इनके हो गए, तो अगर आप आजादी के बाद से आप इनको जोड़ लीजिए 78 सालों में से, और इसके 34 और 15 जोड़ लीजिए, तो आपको ये 49 यानी 50 ईयर्स तक एक ऐसी सिस्टम वहां राज कर रहा है जो उसको बार बार यकीन दिला रहा है वहां के लोगों को कि तुम्हारा बाकी देश से तुम श्रेष्ठ हो, बाकी देश से ये हो, तमाम चीजें हो। और उसको वो रीजनल मीडिया जो पल जाता है वो हमेशा इसी तरह की घटनाओं पर पलता है, आपने देखा होगा, क्योंकि वो compete नहीं कर सकते नेशनल आईडीए पे। तो वो क्या करते हैं, वो वहां एक स्लो पॉइजनिंग का, अभी आपने मराठी पूरे समाचार पत्रों को देखोगे तो कंप्लीटली दे आर, मतलब वो बैकिंग कर रहे थे किसका, कि मराठा लाइन और फला लाइन, वो सब वही कर रहे थे। तो उसी तरह से आपको बंगाल के अखबारों में दिखेगा, आप प्रतिदिन देखते हैं, आप वर्तमान देखते हैं, बहुत सारे अखबार देखते हैं, वो टेलीग्राफ देखते हैं, आनंद बाजार पत्रिका का वहां का वो देखते हैं एडिशंस, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको सब कुछ यहाँ से हासिल करना, तो बिजनेस इंटरेस्ट में वो सबको बढ़ाते हैं। तो उसी तरह ममता बनर्जी अब तक आसानी से इस फ्रंट पर खेल रही है, और मैं मानता हूं कि ये चुनाव अभी भी बहुत टफ है, क्योंकि 30% 35% में तो आपका कोई वोट ही नहीं है ना। बिल्कुल। आपका अगर उसमें अगर 10% भी होता, अगर आप ये सोचिए कि पिछले चुनाव को ले जाइए, अगर 10% भी चुनाव बीजेपी पे सिर्फ 10% वोट होता मुस्लिम्स का, छोड़ दीजिए बाकी एक भी कुछ भी छोड़ दीजिए, तो आप जानते हैं पिछली बार ममता बनर्जी को धूल चटा चुकी होती, ममता बनर्जी को अपनी सीटें ढूंढनी पड़ती। तो बीजेपी के लिए इलेक्शन हमेशा टफ रहेगा, क्योंकि वहां 30-35% जो है अब मुस्लिम वोटर हैं, जो एक तरफा सिर्फ उसी को वोट करते हैं, उनको ना नीति से लेना देना, ना उनका किसी से कोई लेना देना। आपको लगता है कि उनको लग रहा होगा कि हम इसलिए मुसलमानों के नहीं, उनको इससे पहले भी वो पहले उसके साथ थे, जो आपने देखा होगा डिवीजन के वक्त पाकिस्तानियों के साथ थे, जिन्ना के साथ थे, उन्होंने उनको वोट किया था। वोटिंग परसेंटेज आपको बता देगा जिसको झूठ लग रहा हो। उसके बाद उन्होंने जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो वो सोहरावर्दी के साथ खड़े हुए, उसके बाद नोआखली में भी वो लोग उन्हीं हत्यारों के साथ वही थे, वो लोग शामिल थे उसमें। और उसके बाद फिर उन्होंने लेफ्ट को सपोर्ट करना शुरू किया। जब लेफ्ट ने मुस्लिम उसको तुष्टीकरण को कांग्रेस से ज्यादा किया तो उन्होंने उसको किया। फिर ममता बनर्जी जो दुर्गा पूजा में ही नमाज या अजान की बात करने लगे, या वो करने लगे, या पूरा दुपट्टा पहन के वहां जाए और उसके लिए रुकवा दे, मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा विसर्जन रुकवा दे, इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए। तो इसीलिए बीजेपी के लिए वो हमेशा टफ रहेगा। जरा मुंबई की बात करें, बड़ा दिलचस्प गेम वहां शुरू हुआ है। एकनाथ शिंदे ने अपने सारे पार्षदों को 5 स्टार होटल पहुंचने के लिए कहा है, और उधर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी ने धोखे से चुनाव जीता है। संजय राउत ने कहा कि जयचंदों की वजह से बीजेपी इस कंडीशन में पहुंची है कि वो मेयर बनाने जा रही है, और हम विपक्ष बड़ा मजबूत है, अडानी के हाथों मुंबई को नहीं बेचने देगा। उद्धव ठाकरे का ये भी बयान आया है, भगवान ने चाहा तो हमारा मेयर बनेगा। तो वहां एक नया खेल शुरू करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, पर चूंकि मुख्यमंत्री वहां पर बीजेपी का है तो मुझे लगता है कि खेल तो नहीं कर पाएंगे, और जो एक कोशिश हो सकती है वो लोग तो ये करने की कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए सर, 2024 में इस देश में एक नया गणित आया। उससे पहले हम लोगों ने वैदिक गणित सुना, फिर अंगणित सुना, फिर हम लोग बीज गणित, सारी चीजें हम लोगों ने गणित सुनी, लेकिन राहुल गणित हमने 2024 में सुना। और राहुल गणित ये कहता है कि जो 99 वाला नंबर होता है वो 240 से ज्यादा होता है। सेम अभी भी जो है उसी गणित के, चूंकि राहुल गांधी ने अगर पूरे देश में किसी एक अपने लिए विश्वसनीय शिष्य कहीं ढूंढा है तो मुझे लगता है मुंबई में संजय राउत है। संजय राउत उनका एक योग्य शिष्य है जिसको उनको बुला के दीक्षांत समारोह में डिग्री देनी चाहिए। क्योंकि अब अगर मैं ये मानूं कि जनता का मूड अभी क्या था, दरअसल वो ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वोट हुआ क्यों है। देखिए स्ट्रेटजी उसकी साफ रही, इसमें कोई शक नहीं कि उद्धव ठाकरे ने बहुत सारी चीजें एस्टेब्लिश की कि वो राउट नहीं हुए, वो पूरी तरह साफ नहीं हुए।
और उन्होंने जो विशुद्ध मराठी पे दांव खेला था उसमें उनको मुस्लिम वोटों के साथ मिल गए, वो खड़े हो गए। लेकिन उसका जीत से कोई रिश्ता नहीं। शिंदे और ये तमाम चीजें रिटॉरिक होती हैं, उस समय होती हैं जब आप प्रेशर में, क्योंकि शिंदे को ये पता चल गया कि अगर बीजेपी आज उसका हाथ छोड़ दे तो जैसे पानी में आप पत्थर डाल देते हैं उस तरह से वो जाके नीचे बैठ जाएगा सतह पे, क्योंकि उद्धव ने बीएमसी के चुनाव में उसको बता दिया। भाई देखिए, अल्टीमेटली नंबर तो नंबर है सर। अभी हम बिल्कुल। लोग इतना ही विश्लेषण कर लें कि बीजेपी को बंगाल के लोकसभा चुनाव में 38.7 वोट मिला था, जबकि विधानसभा में 38 मिला था। लेकिन आप ये देखिए कि उनको सीट तो 12 ही मिली, 18 से कम हो गई थी। तो अल्टीमेटली सीट्स स्पीक्स। तो वो मुझे लगता है कि वो बोले हैं, लेकिन वो अब एक जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो पानी में झाग उठाना या कप में तूफान लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। दूसरा, मराठा कार्ड सिर्फ वहां चल पाया, आप देखिए मुंबई में, क्योंकि ये मराठा कार्ड अगर ये होता कि वो बीजेपी के खिलाफ है, तो जिस तरह से गैर बीएमसी में स्वीप किया है बीजेपी ने, वो असंभव होता। बिल्कुल। इसलिए और वहां है। 29 में से 25 नगर निगमों में मेयर बनाने जा रहे हैं, ये तो खुद देवेंद्र फडणवीस का कहना है। तो एंटायर महाराष्ट्र में ही उनको समर्थन मिला है। और आखिर में चलते चलते धीरेन्द्र जी, ये ए.आर. रहमान का बयान आप कैसे देखते हैं? क्यों इन्होंने ये बयान दिया है कि पिछले 8 साल से इंडस्ट्री में मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, चूंकि सत्ता बदल हुई है। 8 साल पहले तो सत्ता बदल नहीं हुई है, ये तो 2014 से है। और जावेद अख्तर से लेकर के कई लोगों ने उनका प्रतिवाद भी किया है कि सांप्रदायिक आधार पर ना यहाँ किसी को काम मिलता, ना किसी के साथ यहाँ सांप्रदायिक आधार पर पक्षपातपूर्ण हरकतें की जाती। हालांकि ऐसा भी नहीं है। कई हिंदी सॉन्ग्स गाने वाले हिंदू कलाकारों के साथ यहाँ पर पक्षपात हुए हैं। पाकिस्तानी फतेह अली खां को बुला करके गवाए गए गाने और अरिजीत, अभिजीत, कुमार सानू, सोनू निगम, इन सब की अनदेखी हुई है, शान की अनदेखी हुई है अतीत में। कोई कहता नहीं है, ये अलग बात है। पर ए.आर. रहमान का ये कहना कि साहब 8 साल से मुझे काम नहीं मिल रहा है इंडस्ट्री में, ऐसे संगीतकार का कहना जिसके दीवाने सब थे, अब अगर उनकी धुनें नहीं चल रही हैं, उनका संगीत नहीं चल रहा है, वो जादू अब उनके पास नहीं रहा है, तो कौन काम देगा इनको? दरअसल बहुत सारे लोगों को वक्त के साथ साथ एक ऐसी ट्यून मिल जाती है। वो एक निसंदेह प्रतिभाशाली कलाकार थे, और वो जो ये आरोप लगा रहे हैं उनको शायद ये मालूम मतलब वो ये भुला देना चाहते हैं। दरअसल आप ये समझिए, हमारे यहाँ कहावत थी कि नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। मतलब उसको वैसे नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कहावत के तौर पे कह रहा। किसी को याद होगा आपको, हमारे यहाँ ज्यादा, या ये भी कहते हैं भाई नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा कहता है। ये सब वहाँ इलाकों में, गाँव में कहते हैं। इसलिए भाई आप लोग, बहुत सारे लोगों को लगेगा मैं कोई ऑफेंसिव बात कर रहा हूँ, वो नहीं है। होता क्या है कि उसको ये एस्टेब्लिश करना है कि वो ज्यादा बड़ा, मतलब वो ज्यादा कमिटेड है। अब आप देखेंगे हिंदुस्तान में इस्लामिक जिहादी आइडियोलॉजी अब स्ट्रेस दे रही है कॉमन लोगों पर। आप देखेंगे उनको ये साबित करने के काम उनको देना पड़ रहा है, उनको आगे बढ़ना पड़ रहा है। और चूंकि जो कहीं अगर दौड़ में पिछड़ रहे हैं, तो उनके पास एक बड़ा लाइन आ गया कि साहब हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ तो सर ये हो गया है। तो जो ए.आर. रहमान की कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है कि वो 20 साल तक तो वो खुद ही हिंदू था। तो जो बिल्कुल। आदमी था उसको वैसे वो आया, उसकी कहानियां सुनी, उसने वंदे मातरम गाया, उसको इस देश की जनता ने सर पे रखा, रोजा रोजा और पता नहीं क्या क्या। मैं तो बहुत ज्यादा उसको चूंकि फॉलो नहीं किया कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या किया। बस ये है कि मैं म्यूजिक का जितना दौर था उसमें ए.आर. रहमान को हम लोगों ने सुना कि हाँ भाई ए.आर. रहमान बहुत प्रतिभाशाली है, पूरे देश ने उसके साथ गाया। अब चूंकि होता क्या है कि जो स्टार, जैसे याद कीजिए कि राजेश खन्ना स्टार नहीं रहे, अमिताभ आ गए, इसके बावजूद भी उसको लास्ट तक यही रहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, मेरे खिलाफ ये है। और इस तरह करके उन्होंने एक और बहस को शुरू कर दिया जो धुरंधर के बाद हिंदुस्तान के लोगों के जहन में आई कि आखिर क्यों नहीं सनातन के आइडिया को, इस राष्ट्र के आइडिया को यहाँ फिल्मों में करने दिया। अगर उन्होंने ये शब्द बोले हैं तो उनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि इस देश में उर्दू वुड
मुसलमान का जो 786 बिल्ले पे गोली नहीं लगेगी। सब वो क्रिमिनल वो माफिया डॉन जो होगा, जो बहुत बड़ा बदमाश है, वो भी हाथ में ले लेगा, एकदम उसके हाथ में तस्बीह आ जाएगी तो कहेगा नहीं, नहीं, फिर कहेगा नहीं मुझे ना जमात पे नमाज पढ़ना है। वो साहब धोखा नहीं देगा कि साहब मैं यहाँ बैठा, लेकिन वो मंदिर में पुजारी रेपिस्ट होगा। ये सब सवाल किए जा सकते हैं भाई, लेकिन वो इस तरह की चीजें फ्रस्ट्रेशन, और कई बार ये लगता है जो लोग कहते हैं कि इसमें कोई, इस आइडियोलॉजी में कोई ना कोई तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है लोगों के अंदर कि वो वही देखना बंद कर देता है जो है, क्योंकि ये तो बहुत ही विचित्र बात है और ये कहना पड़ेगा, ये कहना चाहिए। नहीं, और ये बेहद खतरनाक बयान भी है। मतलब हाँ, आप ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? सांप्रदायिक आधार पर आपके साथ पक्षपात हो रहा है। तो जितना काम आपको मिला है, तो ये क्या था? और जितना सम्मान मिला है, बहुत सारे पुरस्कार भी इनको मिले हैं। हाँ, हाँ, सारे पुरस्कार दिए गए जो भी होते हैं। तो बहुत अब ये एक मुझे लगता है ये चीजें धीरे-धीरे आ रही हैं और एक खतरनाक संकेत है। एक जहाँ राहत की बात ये है कि अब लोग ये समझ रहे हैं। दूसरा संकेत ये है कि वो डेमोग्राफी का बदलाव अब आपको फ़ील होगा। जो आपके पॉलिटिशियंस ने जिस तरह से तुष्टीकरण किया, जिस तरह से उन्होंने इस्लामिक जिहादी आइडिया के प्रति सॉफ्टनेस शो की और उनको इस देश में पनपने दिया कि वो ये माने कि ये देश उनका और वो बाकी सब लोगों से अव्वल हैं। ये आइडिया उनको अब तक, मैं अभी देख रहा था पाकिस्तान के एक एडमिरल का, मतलब जनरल लेवल के आदमी का एक बयान था कि अच्छा हुआ हम वहाँ से अलग हो गए, तुम तो हमारे लिए खुशियाँ मनाओ, नहीं तो तुम्हारे मुंबई की औरतें हमारे हरम में होती, मतलब हमारे पास होती मुंबई की रोहिणी। तो ये ज़हनियत है, इसको आप बस उनमें चेहरे बदलते हैं, बाकी कुछ नहीं बदलता। धीरेन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से भी निवेदन है कि वो अगर चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और ऑल वाला बटन दबाएँ ताकि सभी नोटिफ़िकेशन आपको मिले। धीरेन जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट, तो उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।